हर आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए नहीं होता, हर सिचुएशन कन्फ्रंट करने के लिए नहीं होती। कुछ सिचुएशन को जस्ट यू हैव टू लेट इट गो। हम ये समझते हैं जो हमारा दुश्मन है हम उसके लिए खुदा को कहेंगे खुदा इसको ऐसे कर दे ऐसे कर दे, वो खुदा का भी दुश्मन है। ऐसा नहीं है, हम सभी खुदा की औलाद। कोई भी नई जॉब आपके लिए एक न्यू ब्लेसिंग है और खुदा ने बहुत सोच के वो वर्क प्लेस आपके लिए डिजाइन की होती है। अगर मैं 98% एग्री करती हूँ तो फिर जिस दिन मैं डिसएग्री करूंगी मेरे उस डिसएग्रीमेंट की वर्थ बहुत। आप इस चीज को समझते ही नहीं कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो फिर तो कभी आप चेंज की तरफ आ ही नहीं सकते। अगर आप बार बार क्विट करते हैं तो क्विट करना ही आपकी टेंडेंसी बन जाती है। Salam viewers, welcome to another episode of the Workplace Podcast. मैं हूं फाइज और आज हम बात करने जा रहे हैं how to deal with difficult people at the workplace. आप अपने प्रोफेशनल वर्क लाइफ में या जो आप 8 घंटे गुजारते हैं 8 से 9 घंटे गुजारते हैं ऑफिस में, you deal with many different kinds of people. हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उदास हैं, परेशान है किसी सिचुएशन की वजह से। हम नहीं जानते बिहाइंड द सीन्स उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो क्यों परेशान है। लेकिन उस परेशानी का, उस फ्रस्ट्रेशन का असर हम पर और हमारे काम पर ज़रूर होता है। इस सिचुएशन से और ऐसे लोगों से और जो सिचुएशंस ऐसे लोग बनाते हैं इनसे डील किस तरह से करना है, आज हम बात करेंगे अपनी आज के मेहमान से, मिसेस साइमा विलियम। मिसेस साइमा, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस ऑन द शो। मिसेस साइमा इज ए climate change expert and also a trained psychologist. Once again, welcome. Thank you for having me today. I'm honored to be here. आज खैर हम बात करेंगे इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लाइमेट के बारे में। और जाहिर है आप ट्रेन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि एक वर्क प्लेस में किस तरह की फ़र्क पर्सनालिटीज़ होती हैं, किस तरह के फ़र्क लोग होते हैं जिनसे हमारा हो सकता है वास्ता पड़े, स्पेशली जो थोड़े से चैलेंजिंग किस्म के होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्क प्लेस जहाँ पे आप तकरीबन 8 से 10 घंटे गुजारते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम तो आप वहाँ पे गुजार रहे होते हैं। सो आपका एक तरह से सेकंड होम वो होता है जी। और बहुत आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए वो जगह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहाँ का जैसा एनवायरनमेंट होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड भी कर सकता है, उसको इवन ब्रेक भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको डेवलप भी वहाँ पर करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके लिए बड़े ब्लेसन्स भी होते हैं। और बिल्कुल वहाँ पे लोग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हर एक का डिफरेंट ब्रॉटअप है, हर एक का डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है। जी, जी। हर एक डिफरेंट, हालांकि हर कोई ऑफ कोर्स एक तरह के बड़े डिसिप्लिन्ड एथिकली वो लोग एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक का डिफरेंट बैकग्राउंड है। फैमिली टू फैमिली वेरी करते हैं लोगों के प्रिंसिपल्स, लोगों के एटीट्यूड्स। और जो चीज़ एक शख्स के लिए गलत है हो सकता है दूसरे के लिए गलत ना हो, ना उसको हो। ठीक समझता है। और सो वहाँ पे लोगों को समझना ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक फैमिली में रहते हुए जहाँ पे आप अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत अच्छे से इनको समझ लिया होता है, जी। अंडरस्टैंड कर लिया होता है। लेकिन वर्क प्लेस पे आपकी वर्क प्लेस चेंज होती रहती है, समटाइम्स 1 साल के बाद, 2 साल, 4 साल के बाद। इट मीन्स के आपको आफ्टर एवरी 2 to 4 years आपको एक न्यू सेट ऑफ पीपल हैं जी। जिनको समझना है और उनमें एडजस्ट करना है। सो एडजस्टमेंट इश्यूज भी होते हैं। और हर ऑफिस का एक अपना मिजाज है, हर ऑफिस का एक अपना कल्चर कल्चर है। है, जी हाँ। तो आपने उसको भी अंडरस्टैंड करना है, उसमें फिट इन भी होना है। और ये भी है कि वो कोई भी अदारा अगर चल रहा है तो देखें, वो आपके आने से ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। हुँ। आपको टू सम एक्सटेंट अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना है। हाँ, अगर कोई चीज़ कुछ ऐसी है जो आपको इतना ज़्यादा बॉदर कर रही है, जी। और वो इतनी इस हद तक गलत है कि आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको ज़रूर ग्रेजुअली जो है वो एड्रेस भी करते हैं। मैम आजकल तो खैर इमोशनल और मेंटल वेल बीइंग इन द वर्कप्लेस इज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। पहले मेरा ख्याल है कि शायद 20 या 25 साल पहले कोई ख्याल नहीं रखता था या कोई सोचता नहीं था इस बारे में। लेकिन अब लोग इस बारे में सोचते हैं। जो एचआर होता है आपका किसी भी कंपनी का, वो बहुत इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में और इस चीज़ को बहुत इवैल्यूएट और मॉनिटर करते हैं कि जी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, आर दे हैप्पी, आर दे सेटिस्फाइड मेंटली, उनका ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा। कल्चर के बारे में बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उस पर बहुत काम किया जाता है।
लेकिन अक्सर लोगों के पास स्पेस नहीं होती, स्पेशली इस इकोनॉमिक क्लाइमेट में, कि अगर उनको एक जगह पसंद नहीं आ रही, एक कल्चर पसंद नहीं आ रहा, तो वो खुदाफिज कर लें और किसी और नई जगह पर चले जाएं, क्योंकि नहीं उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अवेलेबल होती। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह से डील करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका मैं इसको ऐसे में रिस्पॉन्ड करूँगी कि देखिए, क्विट करने को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने इस चीज़ को सीखा है कि अगर आप बार बार क्विट करते हैं तो क्विट करना ही आपकी टेंडेंसी बन जाती है, आप यही चीज़ सीख लेते हैं। आप अपने टारगेट्स को बार बार इनकम्प्लीट छोड़ते हैं और आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी कम होती है। तो अगर आप मतलब जिस तरह से मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मुझे कोई भी टास्क जो मैंने अपने लिए सेट किया है, मुझे उसको अचीव करना है और उसके बाद उसके रास्ते में चाहे कोई भी हर्डल आए, तो अगर हर्डल्स को देख के हम बार बार क्विट करेंगे तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी। तो इसको मैं इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, डिफरेंट वर्क प्लेसेस आपको डिफरेंट सिचुएशंस देती हैं और वो आपको चैलेंज करती हैं डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन उनमें चैलेंजेस के साथ साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप अपने पेशेंस को स्ट्रेच करते हैं नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिससे पहले आपने नहीं फेस की है। तो मेरा ख्याल आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी विजडम को एनहांस करें, उस सिचुएशन पे गौर करें कि इसमें मैं डिफरेंटली किस तरह से मैं इसको एड्रेस कर सकती हूँ इस सिचुएशन को, लेकिन स्टिल मुझे क्विट नहीं करना है और मुझे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखते हुए कोई मिडल वे आपने किस तरह से इख्तियार करना है। तो मुझे लगता है एक्सट्रीम एंड्स पे जाना लाइफ जी। के किसी भी एरिया में, एक्सट्रीम एंड पे जाके डिसीजन लेना, उसको मैं कभी भी आज की यूथ के लिए या ओवरऑल जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनको उसके लिए उनके बिल्कुल सेकंड नहीं करती हूँ। हमेशा सेकंड थॉट दें जब भी आपकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे यू फील लाइक क्विटिंग के बस सब मैं मेरी बस हो गई है। तो वहाँ से मेरा ख्याल आपके लिए वो मौका पैदा होता है कि इसमें स्टिल आपका जो बेस्ट वर्जन है वो सामने आने का मौका है। अभी ओके। भी आप उस पर फर्दर काम करें। पर्सिवियर करना बेसिकली किसी भी सिचुएशन में, दैट्स बिल्कुल। योर एडवाइस, हम्म। ठीक है। हमारी इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी बात हो रही थी वाज अबाउट कि आप किसी डिफिकल्ट पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं, आप उनको वो क्या, आई वांट टू से रेड फ्लैग्स, बट आई हम्म। आल्सो डोंट वांट टू से रेड फ्लैग्स बिकॉज दैट्स अ वेरी बहुत एक नेगेटिव हम्म। कॉनोटेशन है। लेकिन वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो जिससे आप किसी को या कोई भी किसी को पहचान सकता है कि एक वर्क प्लेस में ये शायद एक बंदा ये बंदी है, दैट यू नीड टू बी लिटिल मोर माइंडफुल हम्म। व्हेन डीलिंग विद हिम और हर? बिल्कुल उनके इंडिकेटर्स होते हैं, आप उनको रेड फ्लैग्स कह लें, आप उसके इंडिकेटर्स कह लें। और लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जी। आप लोगों को उनसे बात करते हुए बहुत मोहतात होना पड़ता है। कभी कभी मैं उन लोगों को ये भी कहती हूँ हैंडल विद केयर होते हैं। और कभी कभी वो लोग ना प्रेशर कुकर की तरह भी होते हैं। जी, जी। मतलब आप वो प्रेशर कुकर क्या है, फुल ऑफ स्टीम है, हुँ, बस आपने उसको ऐसे टच कर दिया और वो जो है ना वो ब्लास्ट हो सकता है। हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके डिफरेंट उनकी लाइफ में पास में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आए हुए होते हैं, मे हुँ। बी लास्ट वर्क प्लेस का कोई बिटरनेस है, क्या लर्निंग्स है, लेकिन वो बहुत जल्दी उनके अंदर इग्रेशन जो है वो ट्रिगर कर जाता है। तो आपको उनको से बहुत मोहतात होकर बात करनी पड़ती है, आपको उनको हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ती है। अच्छा मैम, आपकी नज़र में कोई ऐसी 2-3 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जिनके जिनके बारे में हम थोड़ा-सा रेडी रह सकते हैं कि अगर हम ऑफ़िस जॉइन करेंगे तो शायद हमें इस तरह के 2-3 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे? एक तो जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं राइट। और उनका इतना पेशेंस नहीं होता और वो अपने आप को बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं, उनको लगता है कि उनके पास बहुत काम है और आप कभी भी उनसे आपको हेल्प चाहिए या इवन जो उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली भी उनसे कोई काम मांगते हैं, तो मे बी आपको कैसे कोई डिफरेंट किस्म का रिएक्शन, सख्त वाला रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक फिर सेकंड कैटेगरी कुछ खुशामदी लोगों की भी होती है, ओके। मतलब नई वर्क प्लेस कुछ लोगों के जो बहुत ज़्यादा आपको ओवरली मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे और मुझे लगता है कि आई डोंट नो, समटाइम्स उनके वो आपसे कुछ फेवर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मे बी वर्क प्लेस के ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मे बी काम में उनको हेल्प मिल जाएगी या आप हुँ, मे बी एज ए बॉस आए हैं, आप उस अच्छा। बंदे के लाइन मैनेजर हैं और वो पहले से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव हैं, तो मेरा ख्याल उसको भी हम लोग जो है ना वो जेन्युइन ना समझें। लें ओके। ज़रूर, उनकी एप्रिसिएशन को आप रिसीव करें, लेकिन उनको 100% आप जेन्युइन ना समझें हुँ, और कि आप समझें कि बिल्कुल ये फेक हो सकते हैं और ये एक पर्सनैलिटी टाइप है। लेकिन डिफरेंट लोगों को आपने डिफरेंट तरीके से डील करना है, स्नब नहीं करना। हुँ, स्नब नहीं करना। मैंने एक दफ़ा अपने मैं उनको उस्ताद ही कहूँगी, मेरे मेंटोर भी हैं वो, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर आप किसी इंसान की, इवन वो नेगेटिव भी है,
अगर आप उसकी एनर्जीज को अपने हक में पॉजिटिवली चैनलाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोशिश करें कि नेगेटिवली अपने अगेंस्ट चैनलाइज ना करें, वो न्यूट्रल वाओ। रहें उनकी एनर्जीज को। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक तो वो लोग हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो जी। आपको स्पेस देने के लिए रेडी हैं, मे बी आपका लाइन मैनेजर जिसने आपको हायर किया है जी, जी। वो आपके लिए ऑलरेडी बड़ी उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसने सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है, आपको में उसको अच्छा एक स्किल सेट लग रहा है और वो आपको स्पेस देगा। लेकिन आपके कुछ कंपैटिटर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप ज़्यादा सैलरी पे आए हैं, हो सकता है आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आए हैं, आप नहीं जानते वहाँ पे कोई एक और शख्स था जो आपकी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको इंटरनली प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको राइट। नहीं किया गया, आप बाहर से रिक्रूट होके आ गए हैं। तो इस तरह की जेलसी वाली फीलिंग्स हो सकती हैं। आपको एक टीम मिलेगी जो आपको रिपोर्ट करेगी, सो उनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खुशामदी होंगे। और यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना जी, चाहूँगी, जी। अगर आप कोई ऐसी वर्क प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इनमें से कोई मसला ना हो, तो ऐसी हुँ, वर्क प्लेस इस दुनिया के ऊपर नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, हुँ। कोई दुनिया में कोई परफेक्ट एम्प्लॉयर नहीं है, कोई परफेक्ट वर्क प्लेस नहीं है और कोई परफेक्ट एम्प्लॉय भी नहीं है। जी, हम भी इम्परफेक्ट हैं, सो ये जी, दुनिया जी। इम्परफेक्ट लोगों से ही भरी हुई है। लेकिन आप बीच में कितना अपने आप को जो है एडजस्ट कर पाते हैं, मेरे ख्याल यही है जो आपके वाइज होने की भी निशानी है। एम्प्लॉयर भी ये एक्सपेक्ट करता है, जो आपको जॉब पे रखता है वो भी आपसे ही मेच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कि वो हुँ। ऐसा शख्स कभी एक्सपेक्ट नहीं करता जो बार बार बहुत नैगिंग स्टाफ हो, बार बार कंप्लेंट्स लेके जाए और कि आज मुझे ये प्रॉब्लम, बल्कि वो ये चाहता है कि आपको कम से कम प्रॉब्लम्स उनके जी। पास लेके जाएँ और अगर प्रॉब्लम लेके जाएँ भी तो सॉल्यूशन भी साथ लेके जाएँ सॉल्यूशन और भी साथ लेके एक जाएँ। नेगेटिव माहौल ना क्रिएट करें वर्कप्लेस में, बिल्कुल क्योंकि नेगेटिव उससे एनर्जी काम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जो आप यू गेट टाइड अप इन द नेगेटिविटी और फिर काम से ट्रू, आपका वो खत्म हो जाता है सारा। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, ये भी बात मैंने समझे कि जी, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ मैंने सीखी है। मेरे एक दफ़ा बॉस ने मुझे सिखाया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्री करें, ताकि ओके, आपके पास डिसएग्री करने का मार्जिन ज़्यादा हो। और ये इंटरेस्टिंग। मैंने सीखा अपनी लाइफ में, अगर मैं 98% एग्री करती हूँ, तो फिर हुँ, जिस दिन मैं डिसएग्री करूँगी, मेरे उस डिसएग्रीमेंट की वर्थ बहुत होगी, उसका हुँ, वेट होगा। मेरा लाइन मैनेजर समझेगा कि इसने साल से, डेढ़ से उसने बहुत कम ये डिसएग्री करती है, मोस्टली ये जो है वो काम कर रही होती है। और फिर किसी चीज़ के ऊपर मेरा अगर स्टैंड पॉइंट होगा कि ओके, ये चीज़ जो है ये मेरे लिए रेड लाइन है या कुछ भी, और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं आगे चल के मैं भी बातचीत में मैं कुछ हम इंस्टेंसेस भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन हो सकती है जहाँ पे आप स्ट्रांगली डिसएग्री करें और वहाँ पे आपको स्पेस दी जाएगी। तो आपका क्या ये नहीं ख़्याल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्री करें तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि जो इंसान या जो जो मैनेजर या एम्प्लॉयी है जो एग्री करे हर बात पे, इट विल कम एज़ अ सरप्राइज़ और फिर वो हो जाएगा कि यार ये वैसे तो हर बात पे एग्री करता है, ये हुँ, करती हुँ, हैं, हुँ, हुँ, एकदम से व्हाई इज़ ही डिसएग्रीइंग? हुँ, और वो बिकॉज़ इट्स आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन आपको शायद सीरियसली ना लिया जाए हुँ, हुँ, कि यार ये वैसे तो हर बात पे एग्री कर रहा है, ये वैसे ही हुँ, आपकी जो एक डिसेंट है या आपका जो आउट आउट ऑफ योर रेगुलर बिहेवियर जो आपने एक बात की है हुँ, या हरकत की है, वो उसको सीरियसली ना लिया जाए बिकॉज़ आप हुँ। हर वक़्त एग्री करते हैं एक चीज़ के लिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी एक नया पर्सपेक्टिव आज मिला है आपसे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी मिसाल जी, जी। दूँगी। मैं इसका ज़्यादा एग्री करने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जी। कोई प्रपोज़ल लिखना आ गया है, कोई काम आ गया है जिसको आपने करना है, वीकेंड पे करना है और जिसमें थोड़ा बहुत आपने अपनी सैक्रिफ़ाइस करना है, कम्फ़र्ट पर्सनल लेवल लाइफ़ को को थोड़ा थोड़ा-सा कम्फ़र्ट लेवल को रिड्यूस करना जी, है, जी। थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेच करना है, तो वहाँ पे आप अपनी लॉयल्टी शो करते हो अदारे राइट, के साथ, ठीक है? राइट। उनको, आपके बॉस को, एम्प्लॉयर को पता होता है कि ये लेज़ी नहीं है, लेज़ी हुँ। पर्सन नहीं है और ये छोटी-छोटी बातों पे रिफ्यूज़ नहीं करता। मैंने कोऑपरेटिव बहुत भी आप कोऑपरेटिव जी भी हाँ। है। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ देखे हैं अपने साथ, मेरे साथ कोलीग्स रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि हम वीकेंड्स पे काम नहीं करते जी, हैं, जी। हम वीकेंड्स पे काम नहीं करेंगे हुँ। और समटाइम सिर्फ़ उनका वीकेंड पे काम ना करना अदारे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी जी, पहुँचा जी। सकता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते येस। हैं। लेकिन जो आपका सवाल का दूसरा पार्ट है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लगेंगे या आपका कभी डिसएग्री करना एकदम से जो है वो सरप्राइज़ जी होगा हाँ। बहुत बड़ा और वो फिर तब भी उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इसके लिए और बहुत सारे मौके आते हैं। राइट। मतलब मैं अपने सब्जेक्ट पे जब बात करती हूँ, मैं जी। क्लाइमेट चेंज पे बात करूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करूँ या वो तमाम सब्जेक्ट जिनके ऊपर मैं काम कर चुकी हूँ, तो उसके ऊपर जो मेरी सब्जेक्ट ग्रिप है वहाँ पे मैं आर्ग्यू भी करती हूँ, राइट। क्योंकि वहाँ पे टेक्निकली मुझे साउंड होना है
मेरी सब्जेक्ट ग्रिप जो है मेरे वो साउंड होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे एक मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ज़रूर सामने आती है कि ओके। वो वहीं पे एग्री करेगी जहाँ पे वो वाक़ई में एग्री करने वाला पॉइंट है। और तो आई थिंक वो एक बहुत सारी और जगह होती हैं जहाँ पे पता चल जाता है कि ये शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन में कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ येस मैन नहीं है। राइट, एग्जैक्टली, यस मैन हाँ, वाली जो हाँ, पर्सनालिटी है वो हाँ। थोड़ी सी आई फील अनफेवरेबल होती है, हुँ, बिकॉज वो फिर ऐसा लगता है कि आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं है हुँ, जो बाकी लोग कह हुँ, रहे हैं, यू जस्ट कीप ऑन अग्रीइंग। हुँ, एक स्टेप अगर हम आगे जाएं, आपके अंदर जो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिविटी बिल्ड हो रही हुँ। होती है, उसके साथ आप किस तरह से डील कर सकते हैं, या हम कैसे डील कर सकते हैं ताकि वो हमारे अंदर बिल्ड अप ना हो, या उसको हम एक वो चैनल करने का एक तरीका, या एक उसको वो मिल जाए, आउटलेट मिल जाए। इसमें 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो अगर इतनी इमोशनल हेट्रेड हमारे अंदर भी बिल्डअप हो रही है तो ऑफ कोर्स उसकी कोई रीज़न्स हैं। हम्म, कोई भी आपके वर्क प्लेस पे जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका बिहेवियर बहुत विज़िबली रॉन्ग है। हम्म, तो मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करने की फिर ज़रूरत होती है। लेकिन आपको बहुत कूल एंड काम रह के और सिस्टम को यूज़ करते हुए, मतलब जो भी उस अदारे के अंदर एचआर सिस्टम है, या आपको लगता है कि अगर वो शख्स इतना रीज़नेबल है कि आप उससे बात कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपकी हमेशा चॉइस ये होनी चाहिए कि आप उस शख्स के साथ जाके उस मसले को डिस्कस वन कर ऑन लें। वन हाँ, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन वन ऑन करें। वन कन्वर्सेशन कर लें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जी। आप उनको क्लियर कर लें। और या आपके पास एचआर का सिस्टम है या आपके पास लाइन मैनेजर है और आप उनको इन द स्टार्ट आप बहुत स्ट्रांगली अपनी कंप्लेन लेके नहीं, लेकिन लाइट सा बातों-बातों में उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे बॉदर लुकिंग कर फॉर रही है। सपोर्ट मे बी सिचुएशन, हाँ, हाँ मे जी। बी कोई और मे बी वो आपको फिर जी। ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे कि मे बी आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, शायद ऐसी हुँ, बात नहीं है। या वो आपको गाइड करें कि हाँ, थोड़ा-सा उस शख्स से ऐसा मसला आ सकता है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो लेकिन इन आपने अपनी इमोशनल वेल बीइंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपको ऑफ कोर्स आपका काम बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और यहाँ पे मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि आप खुदा से विज़डम लें, उससे हुँ, एनर्जी लें। क्योंकि जब आपके अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है क्योंकि हम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, पता नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं। राइट। तो फिर आप उस जो है ना पर्सनैलिटी के पास जाते हैं जिसमें आपको ये पता है कि यू आर एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय गॉड, ठीक है? हुँ, तो वो चीज़ आपको मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है आगे बढ़ने की, उस सिचुएशन को बहुत वाइज़ली हैंडल करने की, उसको एनालाइज़ करने की, और फिर खुदा आपको गाइड करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू इन माय इन केस। योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। अम, कॉज़ की आपने बात शायद थोड़ी-सी इस वक़्त छेड़ी थी, इस अपने हुँ, कन्वर्सेशन में। अम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम बात जो लेंस है थोड़ा-सा अपने ऊपर करें, हुँ, एंड बाय अपने ऊपर आई मीन मेरे ऊपर या जो कोई देख रहा है, कि व्हाट इफ वी आर द प्रॉब्लम? हुँ, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी तरफ नेगेटिविटी आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बाकी लोग शायद गलत हैं। हो सकता है आप भी थोड़े से, मे बी यू आर द पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी, या आपकी थोड़ी सी शायद ऐसी आते हैं या थोड़ी सी रेड फ्लैग्स हुँ, हैं जिसकी वजह से बाकी लोग जो हैं वो थोड़े से आपसे ना, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम यू, या वो आपसे इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप, यू आर द डिफिकल्ट हुँ। पर्सनालिटी टू डील विद। उसकी वो क्या है, इंडिकेटर्स क्या हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक, इवैल्यूएशन आप अपनी किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है ये तो उसी शख्स पे डिपेंड करता है जो कि सेल्फ रियलाइज़ेशन की स्टेज तक पहुंचता है। राइट। क्योंकि जब तक आप सेल्फ रियलाइज़ेशन की स्टेज पे नहीं पहुंचते, आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं, आप इस चीज़ को समझते ही नहीं कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो फिर तो कभी आप चेंज की तरफ आ ही नहीं सकते। तो ये जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, इसमें देखिए आपके एटीट्यूड्स फ्रीज़ होते हैं, हुँ, आपके बिहेवियर्स फ्रीज़ होते हैं। इसमें जो अनफ्रीजिंग का प्रोसेस है, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। ये आपकी राइट। पर्सनैलिटी को ब्रेक कर देता है। हर वो शख्स इसको अपनी लाइफ में जहाँ-जहाँ पे जब ये पता चले कि जी। एक्चुअली आई एम द प्रॉब्लम, और उसको अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर्स को अनफ्रीज करना पड़े, तो अनफ्रीज होने वाला जो प्रोसेस है, यही दिस इज़ द कोर एक्चुअली दिस प्रोसेस। और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता नहीं इस पे डेज लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। जी। मे बी आप में एंगर का इशू है, राइट। ठीक है, यू आर द पर्सन जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या इस तरह से, तो उनको आपके एटीट्यूड्स अनफ्रीज हों और उसके बाद दोबारा से जब वो न्यू आपकी लर्निंग और फिर वो दोबारा फ्रीज हो जाएं, तो ये एक हुँ, प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हर इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है।
कभी आप किसी एक एरिया में आपके जो एटीट्यूड्स हैं अनफ्रीज होते हैं और फिर दोबारा से फ्रीज होते हैं, और एक चीज़ आप लर्न कर लेते हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी के और डिफरेंट एरियाज़ में। मेरा क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड साइकोलॉजिस्ट का जी। भी है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं सेल्फ एनालिसिस करने में। और जिस तरह मैंने बताया कि मैं स्टार्ट में अपने जो वर्क प्लेस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनली अटैच हो जाती थी, मैं बहुत सेंसिटिव होती थी, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर रोती बहुत ज़्यादा थी, और उसकी वजह से मेरी इमोशनल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती थी, मेरा काम बहुत सफ़र करता था। कभी कभी मैं कई दिन काम ही नहीं कर पाती थी कि किसी शख्स ने मुझे क्यों कुछ कह दिया, या यहाँ पे शायद प्रमोशन मैं डिज़र्व करती थी मुझे नहीं मिली, या ये पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ क्यों हो रही है, मुझसे क्या मतलब, वाई पीपल हेट मी। तो राइट। ये फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन चीज़ों को लर्न किया कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लोगों में जेलसी आ सकती है, मे बी मेरी प्रमोशन की वजह से लोग जेलस हो सकते हैं। मैं जिस नई वर्क, बहुत सारी ऐसी जगह हुई है कि मैं किसी नई वर्क प्लेस पे गई हूँ और मैं उनसे ज़्यादा सैलरी पर गई हूँ, और लोग मुझे स्पेस नहीं दे रहे। काफ़ी महीने बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं आई एम द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे लोग जितनी देर से काम कर रहे हैं उतनी उनकी इतनी सैलरी नहीं। तो फिर एक जेन्युइन रीज़न समझ आती, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, जी, जी। बट दे वर फीलिंग थ्रेटन्ड फ्रॉम मी ना, वो एक अनफेयर हाँ, उनको वो जी हाँ। इनसिक्योर भी फील कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, और फिर आपको समझना पड़ता है कि ह्यूमन नेचर को, जी, जी। कि ये बहुत नॉर्मल है, जेलसी वाली फीलिंग्स और लोगों का आपसे इनसिक्योर होना, थ्रेटन फील करना। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है लोगों को। हाँ, एक लव वॉक है, जी हाँ। लोगों के साथ आपको करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप विड्रॉ तो नहीं कर लेंगे अपनी पोजीशन से, अपने टाइटल से, हाँ अपनी जी। सैलरी से, लेकिन किस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने पर्सनल टर्म्स उनके साथ अच्छे कर सकते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है ना वर्क प्लेस पे, इट इज़ द की, हुँ। जिस पे मैंने अपने करियर के स्टार्ट में बहुत काम किया। मैं बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड पर्सन थी। मुझे लगता था कि बस टास्क गेट डन होना चाहिए, चाहे रास्ते में कोई इंसान जो है वो क्रश हो जाए, हुँ। चाहे। फिर मैंने इस चीज़ को समझा कि पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द टास्क, बिल्कुल। ठीक है। और खुदा के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जी हाँ। तो टास्क जो है वो एक अनलिविंग चीज़ है, लेकिन जो लिविंग है जिसमें खुदा का दम बसा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेशक। फिर मैंने लोगों को जो है ना वो वैल्यू करना शुरू किया, और उनको बहुत सारी जगहों पे मैं आपको सही बताऊं कि इस तरह से देखना शुरू किया जैसे खुदा हमें देखता है, कि ये शख्स कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बहुत सख्ती से बात कर दूंगी तो मे भी पता नहीं इसके स्कार्स कितनी देर तक रह जाएंगे, और ये हुँ। समझना कि अगर कोई शख्स इस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्चर मुझे हेल्प करता है, हुँ। खुदा मुझे हेल्प करता है जब मैं सिचुएशन को उसके सामने लेके जाती हूँ, और वो मुझे भी कूल करता है, कूल डाउन करता है कि ओके इसमें मेरा कोई मसला नहीं है। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ मुझसे ही नफरत कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उनको हील कर सकूँ। साइमा, आपकी इंस्पिरेशन क्या है बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? आपने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई हैं, और ये मुझे इसलिए बहुत अच्छी बातें लग रही हैं क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मेरी इंस्पिरेशन जीसस क्राइस्ट है, और मैं हमेशा उसी लेंस से देखती हूँ कि खुदा किस तरह से चाहता है कि मैं वर्क प्लेस पे दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकूँ। एक एग्जांपल इस वक्त मेरे जहन में आ रही जी। है। एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह एक शहर में दाखिल हुए, और वहाँ के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। हुँ। तो उन्होंने काफ़ी बुरा रवैया किया जीसस के साथ और जीसस के डिसाइपल्स के साथ, और डिसाइपल्स ने कहा कि अगर तुम हमें इजाज़त दे तो हम इन पे आग बरसा दें। वॉव! और वो ऑफ कोर्स बरसा सकते थे, पावर थी। खुदावंद ने यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं बरसा सकते, जी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मिड़ के उनको डांटा और कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। हुँ। तो समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारी पावर में होती हैं, लेकिन जी। हम उस रूह के नहीं हैं। हम ये समझते हैं जो हमारा दुश्मन है हम उसके लिए खुदा को कहेंगे खुदा इसको ऐसे कर दे ऐसे कर दे, वो खुदा का भी दुश्मन है। ऐसा नहीं है, हम सभी खुदा की औलाद हैं। हुँ। वो अपना सूरज नेक और बदो सब पे चमकाता है। हाँ, लेकिन वो हमें विज़डम देता है कि हमने किन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है। हर सिचुएशन कन्फ्रंट करने के लिए नहीं होती। हुँ। कुछ सिचुएशन को जस्ट आप थोड़ा-सा टाइम दें, अपने पेशेंस को इंक्रीज़ करें। मे बी आपकी न्यू वर्क प्लेस में खुदा आपकी ट्रेनिंग कर रहा है कि आप इतने पेशेंस इंसान नहीं हैं, आप थोड़े इम्पेशेंट हैं, जी हाँ। और खुदा आपके पेशेंस को स्ट्रेच करना चाहता है। तो खुदा को मौका दें कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे काम कर सके। और मेरा तो ईमान है कि कोई भी नई जॉब आपके लिए एक न्यू ब्लेसिंग है, और हुँ। खुदा ने बहुत सोच के वो वर्क प्लेस आपके लिए डिज़ाइन की होती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं,
और आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ वहाँ पे देखो। पर्सनैलिटी ग्रोथ ना हो तो खुदावंद की तरफ से है ही नहीं है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा कि खुदावंद विजडम देते हैं, हर आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए नहीं होता, हर सिचुएशन कन्फ्रंट करने के लिए नहीं होती, कुछ सिचुएशन को जस्ट यू हैव टू लेट इट गो। जैसे खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि एक जगह पे लोग उसको पहाड़ पर ले गए, वो एक हजूम था और उसको वहाँ से गिरा देना चाहते थे, जी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसमें से बच के निकल गए। और फिर पुराने नामे में हम देखते हैं कि लिखा है कि होशियार बला को देख के छुप जाता है, लेकिन अहमक आगे बढ़े चले जाते हैं और सज़ा पाते हैं। तो कभी कभी कुछ सिचुएशन भी बला होती है, जी। ठीक है, आपको उस चीज़ को समझना है और आपको वहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट में से निकल जाना है। इसका वर्क प्लेस से नहीं निकल जाना। जी। जी। मैं अपने ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगी, वर्क प्लेस को में से निकल जाना हमेशा खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। लेट गॉड रिलीज़ यू फ्रॉम एनी सिचुएशन। खुदा जिस वक्त आपको उस जॉब से लेके जाना चाहता है, आपको तब पता चल जाएगा कि मेरा सीज़न यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, मेरा न्यू सीज़न ओपन होने वाला है, अच्छा। न्यू सीज़न ऑफ ब्लेसिंग्स। आपने प्री मेच्योर रिलीज़ किसी सिचुएशन से ना हो, किसी जॉब से ना हो, अदरवाइज़ आप उस ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने उस सिचुएशन में से निकल जाना है। वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तसल्ली से खुदावंद के सामने सिचुएशन को ले जाके रखें, खुदावंद से विजडम लें, और इन द एंड दोबारा मैं रिकमेंड करूँगी कि जो उस अदारे का सिस्टम है उसको इस्तेमाल करें, जो भी चैनल है। ग्रीवियंस सिस्टम होता है। जी। मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे राइटिंग में इस चीज़ को जो है ना वो रजिस्टर करवाना है अपने एतराज़ को, तो मैंने ग्रीवियंस नोट लिखा ईमेल में, राइटिंग में लेके आई, अपने ईमेल की अपने लाइन मैनेजर को, एचआर को सीसी किया। राइटिंग में लाना मकसद था, लेकिन मैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं गई। मैम सामिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने दिन से टाइम निकाला, छुट्टी के दिन टाइम निकाला टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड योर इनसाइट्स विद अस। कुछ तो ऐसी बातें थी जो आपने स्पेशली एंड में जो शेयर की हैं, जो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगी। मुझे इमोशनली मतलब वो शायद वो इंस्पायर भी करी थी और टच भी करी थी, क्योंकि एंड आई एम श्योर इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत एक पर्सनल लेवल पे जाके वो बहुत सारी बातों को रिलेट कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। व्यूअर्स, एज ऑलवेज, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं हमसे, या इवन मैम साइमा से, तो लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस एंड खुदा हाफिज़।